हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं बी लेटेड रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। पहले समझते हैं बी लेटेड रिटर्न है क्या। एक्चुअली रिटर्न फाइलिंग करने की एक ड्यू डेट होती है। जैसा आपको पता होगा, इस असेसमेंट ईयर के लिए मींस 22-23 के लिए जो ड्यू डेट थी फॉर टैक्स पेयर्स जिनकी इनकम मेनली सैलरी से है या जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होती, तो उनके लिए जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई। अब क्योंकि वो ड्यू डेट निकल चुकी है और इसे एक्सटेंड भी नहीं किया गवर्नमेंट ने, सो अगर अब आप को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, मींस अगर आप 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सके, अब आपके पास एक मौका और है, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब जो रिटर्न फाइल होगी उसे हम बी लेटेड रिटर्न कहेंगे। मतलब अगर ड्यू डेट से पहले आपकी रिटर्न फाइल हो जाती तो उसे हम ओरिजिनल रिटर्न कहते, और अब जो रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं वो बी लेटेड रिटर्न है। अब बी लेटेड रिटर्न फाइल करने का जो इशू है वो ये है कि आपको रिटर्न तो आपकी फाइल हो जाएगी, बट आपको वहां कुछ पेनल्टी, कुछ चार्जेस देने होंगे, क्योंकि आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करी। तो एक लेट फी, एक पेनल्टी के तौर पर आपको ये पैसा देना होगा। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मींस 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो आपको जो पेनल्टी देनी है, जो टैक्स देना है, वो 1000 रुपीज है। और अगर आपकी इनकम पर टैक्स भी बनता है, मींस आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में आपकी पेनल्टी का अमाउंट 5000 रुपए होगा। यह भी तब है जब आप 31 दिसंबर तक, मींस इस असेसमेंट ईयर में आप 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्न फाइल कर देते हैं बी लेटेड रिटर्न। अगर आप 31 दिसंबर 2022 तक भी बी लेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो फिर आपके पास मौका है आगे 31 मार्च 2023 तक ये रिटर्न फाइल करने का फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। लेकिन उस केस में आपकी पेनल्टी का अमाउंट, आपकी फी का अमाउंट 10,000 हो जाएगा। इसलिए अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अब आपको पेनल्टी देनी होगी। तो बेटर है आप 31 दिसंबर से पहले ही 22-23 की रिटर्न फाइल कर दें, जहां आपकी पेनल्टी का अमाउंट 1000 है अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता, और अगर आपका टैक्स बनता है तो फिर पेनल्टी का अमाउंट 5000 होगा। चलिए, तो अब हम अपने आगे के सेक्शन में ये सीखेंगे कि कैसे ये रिटर्न हमें फाइल करनी है ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा फाइल नाउ। आप यहां से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर आप ई फाइल पर जाकर ई फाइल टैब पर क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी जाकर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे आप कौन से असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। तो अभी हम रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं करंट असेसमेंट ईयर, जो कि चल रहा है 2022-2023, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपने अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो इनकम कमाई है वो कितनी है, उस पर क्या टैक्स की लायबिलिटी बनती है। ठीक है, मींस प्रीवियस ईयर है 21-22 और असेसमेंट ईयर है 22-23, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके लिए जो फाइलिंग का मोड है वो क्या होगा। आप ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, बट बेटर है आप ऑनलाइन फाइल करें, क्योंकि फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है और बहुत ईजी है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर, क्योंकि आपने पहले से कोई रिटर्न फाइल नहीं की है या फाइल करने के बाद सबमिट नहीं करी है, तो आप यहां फ्रेश फाइलिंग करेंगे रिटर्न की। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे थे, हमने फॉर्म फिलअप कर दिया था, डेटा फिलअप कर दिया था, लेकिन हम उसे फाइनल सबमिट नहीं कर पाए, तब भी आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई। इसलिए उस केस में वहां आपके पास जो आपने रिटर्न फाइल करी थी उसका डेटा, उसका ड्राफ्ट पहले से सेव होता है और वो यहां पर शो हो जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके अपनी रिटर्न को सबमिट करके फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपने ऐसा पहले नहीं किया है, पहले अटेम्प्ट नहीं किया रिटर्न फाइल करना, और पहली बार आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपकी फ्रेश फाइलिंग होगी और आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। अभी मैंने ऐसा पहले कभी ट्राई नहीं किया था इस असीसी की रिटर्न फाइल करना, इसलिए यहां पर कोई ड्राफ्ट पहले से सेव नहीं है, कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूंगा न्यू फाइलिंग। तो न्यू फाइलिंग टैब पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। मींस आपको आपका स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप जो असीसी हैं, टैक्स पेयर हैं, पर्सन है, वो इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं या अदर्स में आते हैं। तो क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं यहां पर, मैं आपको बता दूं, हम एक इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, हम ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं। क्योंकि बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो आप ITR 1 फाइल करें, 2 करें, 3 करें,
करनी कैसे है आपको सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है। बाकी हमारे और भी वीडियो लेक्चर्स हैं जहां पर आप ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4 कैसे फाइल की जाती है ये सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमारा आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि बी लेटेड रिटर्न में क्या अलग होता है, हम उसको कैसे फाइल कर सकते हैं, ओरिजिनल रिटर्न से उसमें क्या अलग चीज आती है। तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है यू नीड टू चूज द ITR फॉर्म। कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि मैं जिस असीसी की यहाँ पर रिटर्न फाइल कर रहा हूं उनके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है। क्यों ITR 1 एप्लीकेबल है? क्योंकि उनकी मेनली जो इनकम है वो सैलरी हेड से, हाउस प्रॉपर्टी से या फिर अदर सोर्स की इनकम है। मींस उनके पास कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं है और उनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज से कम है, इसलिए उनके ऊपर ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो हम ITR 1 में रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। हम प्रोसीड करेंगे विथ ITR 1। इसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि 3 स्टेप्स में आपकी रिटर्न फाइल होगी। पहली स्टेप होगी आपको वैलिडेट करना होगा आपका रिटर्न का डेटा, प्रीफिल डेटा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। वैलिडेट करने के बाद उसे कंफर्म करना होगा, कंफर्म करने के बाद वेरीफाई करना होगा और लास्ट में उसे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन करना ना भूलिएगा, वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपकी रिटर्न डिपार्टमेंट आगे प्रोसेस करेगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर, कि आप ये रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछना चाह रहा है। फाइलिंग के कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे टैक्सेबल इनकम आपकी मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। जब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है और अगर हम 87A की रिबेट लेते हैं तो 5 लाख तक हमारी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप अपनी रिटर्न इस वजह से फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपके दूसरे कुछ रीजंस हैं, जैसे आपका जो एग्रीगेट डिपॉजिट है बैंक में ड्यूरिंग करंट अकाउंट, जो आपके करंट अकाउंट में हुआ है प्रीवियस ईयर में वो 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है, या आपकी जो फॉरेन कंट्री की ट्रेवलिंग थी उस पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ है, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में, इन वजह से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप उन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। या इसके अलावा कोई और रीजन है तो आप अदर ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं अपन यहां सेलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है और मेनली 99% लोग यही फाइल करते हैं, क्योंकि आपकी चाहे इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो चाहे कम हो, आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब आपके पास आपकी रिटर्न के जो फॉर्म है वो अवेलेबल है और उस फॉर्म में जो डेटा है वो आपको डालना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है रिटर्न समरी में पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप फिल कर देंगे। इसमें आपका पैन नंबर, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको डालना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप काम करते हैं, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अदर में आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप पेंशनर हैं तो आप पेंशनर में जाके सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यह है इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइलिंग सेक्शन। अब देखिए यहां पर आप बी लेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली यहां सेलेक्ट हो चुका है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया। इसका रीजन है कि अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे होते तो आप सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल करते, और अब क्योंकि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट तो आपके लिए जो एप्लीकेबल रिटर्न है वो है बी लेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4). इतना सा फर्क है, मतलब हम ये कह सकते हैं ओरिजिनल रिटर्न और बी लेटेड रिटर्न में और कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। यही डिफरेंस होता है कि आपको सेक्शन सही सेलेक्ट करना है, वो भी ये जो ऑनलाइन पोर्टल हमारा है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ 139(1) करता हूं तो ये आगे जाके एरर दिखा देगा, और बेटर है आप अभी से इसको सेक्शन 139(4) लेके चले। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मींस आप पहले कोई रिटर्न फाइल कर चुके हैं, उसमें कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं, वापस से दोबारा रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उसको, तो 139(5) में आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप कोई कंडोनेशन ऑफ डिले की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसके लिए आपको डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दी है, तो आप सेक्शन 119(2) सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में रिटर्न फाइल करेंगे। या फिर आप किसी नोटिस के जवाब में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो सेक्शन 139(9) सबसेक्शन 9 में और सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में या सेक्शन 148 में आपके पास कोई नोटिस आया है, उसके जवाब में आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप ये एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 को सेलेक्ट करेंगे। नाउ इसके बाद आपसे पूछी जाती है आपकी बैंक डिटेल्स। अगर आपका कोई रिफंड वगैरह बनता है तो आप बैंक डिटेल्स वगैरह डालना जरूरी है, क्योंकि आपका रिफंड फिर उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं सारे अकाउंट अपने जितने भी हों सारे ऐड करने होते हैं रिटर्न में। एक अकाउंट तो एटलीस्ट आपको ऐड करना ही है फॉर द रिफंड पर्पस। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं बैंक में तो जिस बैंक में आप रिफंड चाहते हैं फिर आप वहां पर ये बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई है। अब हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम की बात करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है हमसे ग्रॉस टोटल इनकम में कि सैलरी की अगर आप इनकम कमाते हैं और आप उसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस लेना चाहते हैं, ट्रेवलिंग का एक्सपेंस का एग्जेम्पशन हो गया, या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, या अगर हॉस्टल अलाउंस, आपको ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं और इनका आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो इनको आप सेलेक्ट करेंगे यस, नहीं तो आप इनको नो कर देंगे। मैं नहीं लेना चाहता इसलिए मैं इसको नो रखूंगा, और नो रखने के लिए आपको नो सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो नो सेलेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब आपको डालनी है आपकी सैलरी इनकम। सैलरी की जो भी आपकी इनकम है आपको यहां पर डालनी है। यहां पीरियड फील्ड पहले से ही 5598 की सैलरी यहां आ रही है, मींस डिपार्टमेंट को आपके इस सैलरी के बारे में पहले से नॉलेज है कि आपने इतनी सैलरी अर्न कर रखी है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एडिट कर दें। मैं एडिट कर रहा हूं और मैं इस सैलरी में आगे ये मैंने एडिट कर दिया है 5,59,800 मैं अपनी सैलरी दिखा रहा हूं। इसके अलावा कोई परक्यूसिस्ट आपको मिलती हो, कोई फ्रिंज बेनिफिट, कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आपके एम्प्लॉयर से, तो वो आपको डालना है। कोई एग्जेम्प्ट अलाउंसेज हैं आपके, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, लीव टेबल कंसेशन है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है आपको, कोई कम्यूटेड पेंशन आपको मिलती है, कोई अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, तो आप यहाँ पर जो है डिडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। नेट सैलरी में से 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सबको मिलता है। सैलरी में से 50,000 का डिडक्शन है, तो अब आपकी सैलरी की इनकम रह गई 5,09,800, ठीक है। अब अगर आप 5,09,800 सैलरी डिक्लेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, बिकॉज आपका जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है। चलिए, जो भी इनकम है वो आपको दिखानी होगी। यहां पर आपसे पूछ रहे हैं अलाउंसेस की डिटेल डालिए। मेरे यहाँ कोई अलाउंसेस नहीं है तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा। जो चीज़ एप्लीकेबल नहीं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब सेव करते हैं और सेव करके हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सैलरी की इनकम हमने डाल दी। अब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डाल सकते हैं। ऐड एडिट डिटेल्स फॉर ब्रेकअप में मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं डाल रहा। आप अदर सोर्स की इनकम डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई अदर सोर्स की इनकम है, जैसे कोई सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, कोई डिविडेंड की इनकम है, या कोई एफडी का इंटरेस्ट है, या इसके अलावा कोई और अदर इनकम आपकी है, तो आप इसको अदर सोर्स में डाल सकते हैं। नहीं तो कोई नीड नहीं है आपको यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम भी डालने की, ठीक है। जैसे अगर आप कोई अदर सोर्स की इनकम डालनी है तो ऐड डिटेल्स में जाएंगे और यहां से आप अगर सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट आपको मिलता है तो इसको यस कर देंगे। एफडी का इंटरेस्ट मिलता है तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे। रिफंड टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड आपके पास आया, उसका कोई इंटरेस्ट आया तो उसको आप यस कर देंगे। इस तरह कोई और अदर इनकम दिखाना चाहते हैं, सपोज आप, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे को कोई कमीशन मिला है 10,000 का, तो मैं एनी अदर को यस करूंगा, अमाउंट डालूंगा 10,000 और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कमीशन, कि मुझे कोई कमीशन भी मिला है 10,000 का। डिविडेंड इनकम है तो उसको यस कर देंगे। और कोई इनकम नहीं है मेरी, मैं कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मेरी इनकम 489,800 है, मैं कंफर्म करूंगा। ये मैंने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम डाल दी। इसके अलावा मेरे कोई डिडक्शंस हैं तो डिडक्शंस में यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कोई LIC वगैरह का डिडक्शन हो, आपका ATC में आप क्लेम करना चाहते हो, कोई आपकी 5 ईयर्स से ज़्यादा की FD हो, या आपके बच्चों के एजुकेशन फीस हो, इसी तरह आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस हो, एजुकेशन लोन का अमाउंट हो, या फिर आपका सेविंग इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो भी ले सकते हैं आप 10,000 तक, या कोई और डिडक्शन है तो आप क्लेम कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा, कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। जो डिडक्शन था आप क्लेम करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको उनका ब्रेकअप अमाउंट डालना होगा। मैंने कंटिन्यू कर दिया, कंफर्म कर दिया, कोई मेरा डिडक्शन नहीं है, 0 है। टैक्स पेड, अगर आपको कोई TDS वगैरह या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने जमा कराया है तो उसकी डिटेल आपके पास यहाँ आ जाएगी। अगर पहले से आपका कोई टैक्स पेड है तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम B-related रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी, और फी पे करने के लिए आप चाहें तो रिटर्न फाइल करने से पहले भी अगर सपोज मेरे यहाँ कोई टैक्सेबल इनकम नहीं बन रही तो मैं 1,000 फीस देने के लिए लायबल हूँ, तो मैं 1,000 रुपये की फीस
यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले भी जमा करा सकता हूँ। उसके लिए मुझे NSDL के पोर्टल पे जाना होगा और जो है 1000 का चालान मुझे जमा कराना होगा और उस चालान की डिटेल मुझे यहाँ डालनी होगी। मैं यहाँ डाल सकता हूँ, कहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ पर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जो मैंने खुद ने जमा कराया है उसको मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। और क्योंकि मेरी 1000 की लायबिलिटी है, जब तक मैं वो जमा नहीं कराऊंगा तब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा। अभी तक वो लायबिलिटी शो नहीं हुई है, आगे मैं दिखा दूंगा आपको कैसे शो होगी। अगर आपका कोई TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ दिखा दिया जाएगा। अगर आपका कोई सैलरी के अलावा TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ जाएगा। और इसके अलावा कोई आपका और DDS वगैरह डिडक्ट है या TCS वगैरह है तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ मेरा कुछ भी डिटेल नहीं है, कोई TDS वगैरह नहीं है तो मैं 0 कर देता हूँ। अब आप देखिए मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली 1000 आ रही है। 1000 इसलिए आ रही है क्योंकि टैक्स तो मेरा नहीं बन रहा, टैक्स तो मेरा बन रहा है 11,990 और इतने रुपए की मुझे रिबेट भी मिल रही है क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख से कम है। लेकिन क्योंकि मैं रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा हूं तो आप देखिए सेक्शन 234F में फी लग रही है डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न की 1000। तो ये 1000 मुझे पे करने होंगे। इसको मैं कंफर्म करूंगा। अब मेरी जो डिटेल्स हैं, रिटर्न है, वो तैयार है। प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहले मुझे आपको टैक्स जमा कराना होगा। आप अभी भी करा सकते हैं या बाद में पे लेटर भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आप रिटर्न सबमिट करना चाहेंगे तो बेटर है कि आप 1000 पे कर दें। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे बैंक डिटेल्स वगैरह पूछी जाएंगी पेमेंट के लिए। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। यहां से आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप देखिए आपको डायरेक्ट कर रहे हैं NSDL की वेबसाइट पर जहां से आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यू जाएंगे। यहां पर चालान नंबर 280 फाइल होगा। इनकम टैक्स पे करने के लिए चालान 280 होता है। अगर TDS वगैरह पे करना है तो उसके लिए चालान नंबर 281 होता है। कुछ डिटेल्स मेरी यहां ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आ गई हैं क्योंकि ये चालान इनकम टैक्स पोर्टल ने अपने आप बना दिया मेरा कि मैं जमा करा रहा हूं इनकम टैक्स। और ये मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा। टाइप ऑफ टैक्स में मोड ऑफ पेमेंट मेरा नेट बैंकिंग होगा या डेबिट कार्ड, ये मुझे सेलेक्ट करना है। अगर मैं डेबिट कार्ड से पे करना चाहता हूं तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से तो नेट बैंकिंग। यहां मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया क्योंकि इसी से मेरी पहचान होगी कि टैक्स मैंने जमा कराया है। अदरवाइज डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि टैक्स किसने जमा कराया है? तो आपके पैन नंबर से डिटेक्ट होगा कि टैक्स आपने जमा कराया है। आपका एड्रेस आ गया, अमाउंट आ गया। यहां पर आपको कैप्चा एंटर करना है। ठीक है, ऊपर मुझे अगर मैं नेट बैंकिंग का यूज कर रहा हूं तो बैंक सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक से पेमेंट करूंगा मैं, ताकि ये पोर्टल आपको अब सीधा बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा और वहां से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं करूंगा प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद एक पेज आएगा आपके पास आपकी डिटेल्स कंफर्म करने के लिए। डिटेल कंफर्म कर लें आप। ये आपका पैन नंबर आ गया, ये आपका नाम आ गया, ईयर आ गया, एड्रेस आ गया, अमाउंट आ गया। एग्री करेंगे और सबमिट टू बैंक पे चले जाएंगे। जैसे सबमिट टू बैंक पे जाएंगे अब आपके पास बैंक का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ आपको लॉगिन आईडी अपना और पासवर्ड डाल के आगे का प्रोसेस करना है, मतलब टैक्स का पेमेंट करना है। टैक्स का पेमेंट करने के बाद क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, सपोज मैंने यहाँ पे टैक्स पे कर दिया है और अब ये जो मेरी टैक्स लायबिलिटी शो हो रही है 1000, ये 0 कैसे होगी? इसको 0 करने के लिए जरूरी है कि जो मैंने टैक्स जमा कराया उसका रेफरेंस मैं यहाँ पर दूं। और वो रेफरेंस देने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर टोटल जो टैक्स पेड मेरा 0 आ रहा है उसको 1000 करना होगा क्योंकि मैंने टैक्स पे किया। और पे करने के जो मेरे पास जो एविडेंस होगा वो मेरा चालान होगा, राइट। और चालान में आपको यहाँ डिटेल डालनी होगी, उसमें 2-3 डिटेल्स होंगी, मैं आपको चालान में दिखा दूंगा अभी। एक बार आप वापस अपनी रिटर्न समरी पर जाएंगे बैक, और जो टैक्स पेड वाला कॉलम है इस टैक्स पेड में वापस से जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि अब मैंने टैक्स पे कर दिया है। एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाएंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो टैक्स आपने जमा कराया उसका आप डिटेल या एविडेंस दीजिए। तो उसके लिए आपको 3 चीजें यहां डालनी होगी, BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान और डेट ऑफ डिपॉजिट। तो मैं आपको एक चालान दिखा रहा हूं जो मैंने पे किया है। तो ये देखिए, ये चालान है जिससे मैंने टैक्स जमा कराया है और यहां इस चालान में मेरे पास ये रहा BSR कोड। ये BSR कोड मुझे यहाँ रेफरेंस में डालना है, ठीक है, और इसको ऐड कर देना है अमाउंट डालकर 1000। ये देखिए, ये मैंने 1000 ऐड कर दिया और कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म कर दिया, अब मेरी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 1000 थी और मेरा टैक्स पेड भी 1000 है। मींस अब यहाँ एक मैसेज आ जाएगा, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0, मतलब अब आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। अब आप अपनी रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबमिट करने के लिए आप डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है, और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाएंगे। ये आपकी रिटर्न का प्रीव्यू है, इसको आप देख सकते हैं। और अगर इसमें कुछ करेक्शन नहीं करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं प्रोसीड टू वैलिडेशन की तरफ, और नहीं रिटर्न आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आप बैक भी कर सकते हैं और बैक जाकर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपकी ITR1 वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अब आप वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे आप आधार OTP से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपके पास आधार OTP है, और अगर नहीं आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी आप इसको, या बैंक अपने अकाउंट जो आपने अकाउंट यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐड करवा रखा है पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल में, उससे भी आप कंफर्म यहाँ पर करवा सकते हैं। उसके लिए एक EVC जनरेट होगा और उस EVC को आप यहाँ पर जब इंसर्ट करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो जनरेट हो जाएगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए पहले, जब आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स डाली हो। अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है तो आप OTP का यूज करके अपनी रिटर्न को वैलिडेट कर सकते हैं। जनरेट आधार OTP पे जाएंगे, तो यहाँ जैसे आप OTP डालेंगे और आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाएगी। और अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, मतलब आपका नंबर OTP जो है आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, या भी आपका बैंक अकाउंट भी वेरिफिकेशन में है, तो अब आपके पास दूसरा रास्ता क्या है मैं आपको बता दूं। दूसरा रास्ता ये कि ये रिटर्न अभी तो E-वेरीफाई नहीं हो सकती, इसको आपको फिर CPC मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु को भेजना होगा बाय पोस्ट, और वहां से आप इसको E-वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था, आप अपनी रिटर्न को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, E-वेरीफाई रिटर्न पे जाएंगे, और E-वेरीफाई रिटर्न करने के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना है कि ये वाली रिटर्न थी आपकी जो आपने फाइल करी है ITR1। इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, वापस से एक बार आपको आपकी रिटर्न ओपन करनी होगी, क्योंकि अभी तक हमने उसको फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो जब तक वो सबमिट नहीं हुई है तब तक वो यहाँ आपको व्यू रिटर्न्स में नहीं दिखेगी। ये देखिए वापस से हम रिज्यूम फाइलिंग पर आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये रिटर्न फाइल कर दी। न्यू स्टार्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो वापस जो डेटा था आपको वापस डालना पड़ेगा सारा सा। रिज्यूम फाइलिंग करेंगे और वापस जाएंगे प्रोसीड पर। प्रोसीड पर जाके प्रीव्यू रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू, ये आपकी रिटर्न आ गई। प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब यहां पर आपसे पूछ रहे हैं प्लीज सेलेक्ट वन अकाउंट, एक एरर आ रही है क्योंकि हमने अकाउंट वैलिडेशन में डाला था। तो यहां पर हम लोग नॉमिनेट करेंगे रिफंड के लिए इस अकाउंट को, कंटिन्यू करेंगे, पैक करेंगे और कंफर्म करेंगे। यहाँ हमसे ये एक बैंक अकाउंट और पूछ रहे हैं, क्योंकि इस अकाउंट में कहीं ना कहीं एक मोबाइल नंबर का इशू आ रहा है। मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है, तो हम एक अकाउंट और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको बता रहा था एक तरीके से और आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई OTP से लिंक नहीं, आपका मोबाइल मतलब आधार से लिंक नहीं है, या फिर बैंक अकाउंट से आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो अब हमारे पास फैसिलिटी होती है, या तो आप E-वेरीफाई बाद में करवा लीजिए। 30 दिन के अंदर आप E-वेरीफाई करा सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि एक बार मैं अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा लूँ, फिर मैं इसको वेरीफाई करूँ, तो आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप बाय पोस्ट इसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं, CPC डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स के पास भेजकर स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से, तो 30 दिन के अंदर आप ये भी कर सकते हैं। वेरीफाई करेंगे इसको आप वाया ITR5, कंटिन्यू करेंगे, सबमिट करेंगे, और ये आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। अब आपकी रिटर्न फाइनली सबमिट हो गई है, मतलब रिटर्न तो आपकी फाइल हो गई, लेकिन वेरिफिकेशन बाकी है। और वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, जिसे हम कहेंगे ITR5 एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये इनकम टैक्स रिटर्न आपको साइन करके फाइल करके इसको इस एड्रेस पर भेज देना है स्पीड पोस्ट के द्वारा। ये जो एड्रेस है 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है आपकी रिटर्न को वेरीफाई करने का। दूसरा तरीका आपको बता दिया मैंने, आप बैंक अकाउंट से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अपना नंबर सही करवा के लिंक करवा के भी इसको आप वेरीफाई करवा सकते हैं आधार से। अगर आप बाद में कभी इसको वेरीफाई कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे,
ई वेरीफाई रिटर्न पे जाएंगे और ये जो आपने रिटर्न फाइल करी है वो यहाँ आपके सामने आ गई है 17 अगस्त 2022। ई वेरीफाई पे जाएंगे और वही अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है तो आप यहाँ से OTP लेकर कर सकते हैं वेरिफिकेशन, या फिर आप बैंक अकाउंट से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए जैसे मेरा जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो चुका है, अनेबल हो चुका है EVC उस पर, तो मेरे पास अब एक EVC आएगा मेरे बैंक अकाउंट पर, मेरे मोबाइल नंबर पे जो मेरा बैंक से लिंक्ड है, और वो EVC मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो देखिए मेरे बैंक से मेरे पास एक वेरिफिकेशन के लिए EVC आ चुका है और मैं यहाँ इसको इंसर्ट करूँगा तो यहाँ मेरी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी। EVC डालने के बाद ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और आपकी रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी रिटर्न डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे हम B-related रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल ओरिजिनल रिटर्न की तरह ही है, बस यहाँ आपको जो 1000 की पेनल्टी है और सेक्शन 139(4) सेलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। सो इस वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू।